टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस टर्म कॉल्ड एब्सर्ड लिटरेचर, है ना। बहुत सारे हम लोगों ने जैसे ब्रिटिश लिटरेचर में देखा, बहुत सारे राइटर्स जो कि मॉडर्न एंड आफ्टर आफ्टर मॉडर्न, है ना। तो बहुत सारे राइटर्स आने लगे थे, है ना। हेरोल्ड पिंटो, सैमुअल बेकेट, है ना, जीन जेनेट। तो बहुत सारे राइटर्स आना स्टार्ट हो गए थे। तो बात आता है एब्सर्ड लिटरेचर किसे कहते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय दिस टर्म एब्सर्ड लिटरेचर। फॉर एग्जाम्पल, आसान आसान तरीके से समझते हैं ना। जैसे जैसे मान लो तुम कहीं सुनसान जगह पर जा रहे हो, है ना। तुम्हारे आसपास कोई भी चीज़ नहीं है, सिर्फ थॉर्नी बूसेस, है ना, जंगल, ग्रीनरी, सब कुछ बस ऐसा है, बहुत सन्नाटा रोड है, तुम जा रहे हो। या फिर तुमने अपने ही लाइफ में ऐसा बहुत सारा ऐसा देखे होगे या ये किए भी होगे कि जैसे मान लो तुम अपने छत पर जा रहे हो और तुम्हारी बिल्डिंग में कोई नहीं रह रहा है, ठीक है, और तुम्हें डर लगने लगे। सडनली यू रियलाइज दैट समथिंग, है ना, समवन इज हियर, कोई तो है, तुम्हें रियलाइज होने लगे, तुम्हें लगने लगे कुछ तो ऐसा, तुम्हें डर लगने लगे, अंदर से कुछ ऐसा फीलिंग आए कि तुम डर जाओ। तो तुम क्या क्या करने लगते हो, स्टार्ट कर देते हो, क्या करने लगते हो, गाना गाने लगते हो। व्हाट इज दैट? दैट इज एब्सर्डिटी। बेतुका चीज स्टार्ट कर दिए तुम। यू हैव नाउ स्टार्टेड समथिंग, है ना, रिलेटेड टू एब्सर्ड। तुम्हें डर लगने लगा, गाना गाने लगे। बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे बच्चे को देखते होगे, है ना, इन द नाइट व्हेन ही वेक्स अप आफ्टर हैविंग सम ड्रीम, दैट हॉरर ड्रीम एक्चुअली। तो वो जब वॉशरूम के लिए जाता है तो क्या क्या तुम सुनते हो, दैट ही स्टार्ट सिंगिंग अ सॉन्ग, कुछ गाना गाने लगता है ना, कुछ भी बोलने लगता है। तो बेतुका चीज जब स्टार्ट हो गया, शुरुआत हो गया उस हॉरर से, उस डर से, दैट इज कॉल्ड एब्सर्ड लिटरेचर। इसका मतलब क्या हुआ? एब्सर्डिटी से वो लोग काम कर रहे हैं। तुम्हें डर हुआ और डर होने के बाद तुम अचानक से ऐसा काम स्टार्ट कर दिया जो कि एक्सपेक्टेड वर्क्स नहीं थे। यू स्टार्टेड ऑल ऑफ अ सडन, यू स्टार्टेड सिंगिंग अ सॉन्ग, यू स्टार्टेड सिंगिंग पोएट्री। व्हाट इज दैट? दैट इज एब्सर्ड। वही तो एब्सर्ड है। तो हुआ ये कि वर्ल्ड वॉर जब एंड हुआ, वर्ल्ड वॉर सेकेंड, है ना, जब एंड हुआ, तो वर्ल्ड वॉर में जो डर जैसा, जो हॉरर, जो है ना, जो ब्लैक पार्ट जो हुआ था, जो घटा था उस टाइम पे, है ना, तो जो जो कि बाद में जब देखने को, जब वर्ल्ड वॉर जैसे क्रॉस किया, वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, when world war came to an end and after that the people, है ना, wanted to come out of the situation, है ना, when he was living during the time of world war, so he did not want to get himself again, है ना, at that situation। तो वो फिर से जब वो बाहर निकलकर सोचना स्टार्ट किया तो वो उनके दिमाग में क्या है, वो डर आया जो घटा था उस टाइम पर। और उसके बाद जो बेतुका जो अपने काम करने लगे थे आफ्टर द वर्ल्ड वॉर, दैट इज कॉल्ड एब्सर्ड। जो हम लोगों ने अभी एग्जांपल लिया, सेम थिंग दैट वी हैव लर्न हियर विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। समझ में आ रहा है? इसी को क्या बोलते थे? बेतुका चीज, एब्सर्ड। समझ में आ रहा है? हाँ। जैसे और थोड़ा बेहतरीन तरीके से समझते हैं ना, द टर्म लिटरेचर ऑफ एब्सर्ड रिफर्स टू द वर्क इन ड्रामा एंड फिक्शन, ओके, written mostly after the world war that hold the view that human life is meaninglessness। वर्ल्ड वॉर के बाद लोगों को क्या लगने लगा था कि अब तो जिंदगी में कुछ रहा ही नहीं, सब कुछ तो बेकार हो चुका है, लाइफ मीनिंगलेस हो चुका है। जैसे तुम्हारे लाइफ में कुछ रहा ही नहीं, यू हैव नाउ डेवलप्ड द सेंस ऑफ मीनिंगलेसनेस, ओके, कुछ बचा ही नहीं। तो उससे भी अगर तुम कुछ निकाल रहे हो तो क्या निकल रहा है? बेतुका चीज निकल रहा है, बेकार सा चीज निकल रहा है, देखने में लग रहा है अजीब है, दैट इज कॉल्ड एब्सर्ड। तो हुआ क्या इन लिटरेचर, आई एम टॉकिंग अबाउट इन लिटरेचर, द टर्म लिटरेचर ऑफ एब्सर्ड रिफर्स टू द वर्क्स in drama and fiction written mostly after the world wars that hold the view that human life is
मीनिंगलेस एंड एब्सर्ड। समझ में आ रहा है बात? एंड रिप्रेजेंट्स दिस व्यू इन लिटरेचर इज एन इक्वली एब्सर्ड मैनर। तो फिर इसी तरीके से एब्सर्ड लिटरेचर का क्या उसको बोलते हैं हिंदी में, है ना, अस्तित्व में आना स्टार्ट हुआ, राइट। अगर बात करते हैं क्वाइन कौन किया था, हु क्वाइंड दिस टर्म? एब्सर्ड लिटरेचर वाज क्वाइंड बाय मार्टिन एस्लिन in 1960s, है ना, when he was dealing with his work called the theater of absurd, है ना, मार्टिन एस्लिन द थिएटर ऑफ द एब्सर्ड में क्वाइन हुआ था। लेकिन इसका जो इम्पोर्टेंस है ना, कौन से वर्क में हम लोग को देखने को ज्यादा मिला, या फिर कहां से इसका आइडियाज को निकाला गया था कि नहीं इस तरह के एब्सर्डिटी से भी रिलेटेड भी वर्क हो सकते हैं? फ्रॉम द वर्क ऑफ Myth of Sisyphus written by Albert Camus. Albert Camus को नोबेल प्राइज कब मिला था? He was also Nobel awardee. In 1957 got the Nobel award. कुछ याद आया? चलो आगे। The term absurd was drawn from the myth of Sisyphus by the existentialist writer philosopher, that is Albert Camus, and the word was actually coined by Martin Esslin in 1960s work called The Theatre of Absurd. ठीक है। अब फीचर्स, अगर हम फीचर्स का बात करें, इसमें ज्यादातर हमें क्या देखने को मिलेगा, वी आर गोइंग टू डील विद दैट, है ना। फीचर्स में क्या मिलेगा वो समझते हैं। समझना, सबसे पहले तो मीनिंगलेसनेस होगा, है ना, मीनिंगलेसनेस होगा। दूसरा चीज अगर देखते हैं तो नॉन सिक्वेंशियल डायलॉग्स होंगे। मतलब जब भी एब्सर्ड लिटरेचर में तुम देखोगे तो अचानक से कोई भी डायलॉग से स्टार्ट होगा। सम डायलॉग्स हैव स्टार्टेड, ऑफ सडन यू विल सी दैट, है ना, अचानक से कोई डायलॉग स्टार्ट होगा, फिर डायलॉग स्विच करके अचानक से किसी और पे। आज मान लो 1970 में नॉवेल ये स्टार्ट हुआ, ओके, 1970 में कोई ड्रामा स्टार्ट हुआ, ओके, 1970 के करीब मान लो, ठीक है। दूसरा पेज तुम पलटोगे तो पता लगेगा कि 1955 में चला गया। फिर तुम्हें पता लगेगा कि नहीं 1955 में भी नहीं चल रहा था, इसमें भी नहीं चल रहा था, इसमें चलने लगा। अचानक से तुम्हें लगेगा क्या हो रहा है, क्या हो रहा है ना। यू आर नॉट हैविंग द प्रॉपर क्लू देयर, यू आर नॉट एबल टू कनेक्ट विद द प्रीवियस चैप्टर, यू आर नॉट एबल टू कनेक्ट, दैट इज कॉल्ड एब्सर्ड। दिस इज द वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फीचर ऑफ एब्सर्ड लिटरेचर। समझ में आ रहा है बात? मीनिंगलेसनेस तो है ही, नॉन सिक्वेंशियल डायलॉग होंगे और रिपीटेटिव एक्शन होंगे। एक ही एक्शन को बहुत बार दिखाया जाएगा तुम्हें। बैटिंग फॉर एग्जांपल, बैटिंग फॉर अ गॉडर बाय रिटन बाय सैमुअल बेकेट, देयर यू विल सी सैमुअल बेकेट का बैटिंग फॉर गॉडर में क्या तुम्हें देखने को मिलता है, डायलॉग्स अगेन एंड अगेन रिपीट हो रहा है बार बार, है ना, एक ही एक्शन को बार बार रिपीट कर रहा है ना। Estrogen, Vladimir, the opening scene, the Estrogen and Vladimir, है ना, dealing, exchanging dialogues, क्या कर रहे हैं, वो इसको कुछ बोल रहा है, ये इसको कुछ बोल रहा है, same thing is being happened again and again throughout the play, whole play, we'll see that। समझ में आ रहा है? आगे इसमें हम लोग देखेंगे थीम्स ऑफ लोनलीनेस भी देखने को मिलता है, एंड डिह्यूमनाइजेशन इन अ कमर्शियलाइज्ड वर्ल्ड। इसमें ज्यादा तो तुम्हें क्या लगेगा, डिह्यूमनाइजेशन का बात होगा इन दिस कॉमर्शियलाइज्ड वर्ल्ड। क्लियर? समझ में आ रहा है बात? और अगर बात करते हैं मेजर प्रैक्टिशनर्स का, what are the major practitioners of theatre of absurd, as we have dealt with Betting for a Godot written by Samuel Beckett, Endgame, है ना, then we have Harold Pinter, he has written The Birthday Party, and you have to tell the publication तुम लोग बताओगे, है ना। Samuel Beckett has written Betting for Godot, then Endgame, Crab's Last Tape, he has also written that. Ionesco का when I was there in University of Delhi, so their Rhinoceros along with this work called World Porno was included in syllabus, and the Central University also having this syllabus, where the Rhinoceros is
introduced to the people, to the students. Okay, जिन जेनेट का हम लोग वर्क डिस्कस किया था, बालकोनी. So balcony is also dealing with the theater of absurd. Harold Pinter has written the birthday party. Publication, you have to tell the publication. Thomas Stoppard, who has written this work called Rosencrantz and Guildenstern Dead. Thomas Stoppard, and this work is also dealing with theater of absurd. We have dealt with that work also. And now the greatest one, that is Edward Albee, the greatest American writer, Edward Albee. The Jewish story. And Who is Afraid of Virginia Woolf is also the most familiar work that the students of English literature is knowing that. Okay, Who is Afraid of Virginia Woolf is written by Edward Albee. So this work is also dealing with theater of absurd. Okay, so we are done with our concept, and tomorrow we will be having another season and describing another concept.